नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप इनफैलेबल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने इस चैनल पे अभी बिहार बोर्ड के क्लास 12 के जो हिंदी का 100 नंबर का बुक है उसका हम लोग काव्य खंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाला वीडियो में हमने जो है काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर कड़बक, इसका जो है अध्ययन किया था। चैप्टर नंबर 1 का भाग 1 अध्ययन किया था हमने। जो है मैंने बताया था कि इस चैप्टर का वीडियो मैं 2 भाग में लेके आऊँगा। तो पहला हमने अध्ययन कर लिया है, ये दूसरा भाग वीडियो है। ठीक है, और ये अंतिम भी है। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोगों को जानने को मिलता है। कड़बक जो चैप्टर है, ये रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा हुआ है। बाकी जो लाइन बचे हुए हैं हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे। देखते हैं। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का पावा। ठीक है, देखिए एक बात फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर आपको लिखने के लिए एग्जाम में आ जाए, यानी इसकी व्याख्या करने के लिए, तो आप बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये ऊपर जो मैंने लाइन लिखा हुआ है ये बार बार मैंने रिपीट किया है, क्योंकि ये पूरा कड़बक जो रचना है ये मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा जो लिखा हुआ एक महाकाव्य था पद्मावत, उसी से लिया गया अंश है। इसलिए मैंने ये वाला लाइन बार बार लिखा हुआ है। आप इसको लिख करके ही इनके अर्थ को, मतलब ये लाइन के अर्थ को यहाँ पे अगर लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। ये एक अच्छा तरीका होगा लिखने का। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। यानी कवि जो है कहते हैं कि उन्होंने जो है इसको रच कर सुना रहे हैं, यानी वो इसे रच करके लोगों को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। और सुना जो प्रेम पीर गा पावा, और जिस किसी ने भी जो है इनकी रचना को सुना वो प्रेम की पीड़ा का अनुभव जरूर किया। यानी कवि कह रहे हैं कि मैं जो हूँ इस रचना को पूरे रच करके पूरे मन से जो है सुना रहा हूँ आपको, और जो किसी ने भी इस इनके जो है रचना को सुना वो प्रेम की पीड़ा का जो है अनुभव जरूर प्राप्त किया। कवि लोग जो होते हैं ना, वो पूरा एकदम अपने अनुभव को और अपने अंदर के जो महसूस जो करते हैं वो फीलिंग्स, उसको एकदम सुना रहे होते हैं। जो कोई भी इनके कविता को सुनता है, जो रचना को सुनता है, वो भावुक जरूर ही हो जाता है। ठीक है, जोरी लाई रकत कै लई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना जो है रक्त को लेई बना करके उसे जोड़ जोड़ करके की हुई है। यानी कि जैसे जब भी कोई आदमी किसी चीज को बनाता है, यानी एक माला को ही उदाहरण के रूप में ले लिया जाए, तो उसे जोड़ जोड़ करके, कई फूलों को जोड़ जोड़ करके एक माला को तैयार किया जाता है। उसी प्रकार से कवि जी जो है वो कह रहे हैं कि मैंने भी जो है इस रचना की जो है जो मैंने इसे बनाया है, इसको जो मैंने रचना किया हुआ है उसे मैंने बहुत ही मेहनत से जोड़ जोड़ करके जो है इसकी रचना की है, यानी इस काव्य की रचना की है। और जिस प्रकार से माला को हम लोग जोड़ने के लिए धागा का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कवि हैं इस काव्य को जोड़ने के लिए, काव्य को रचना करने के लिए, इसको जोड़ने के लिए इन्होंने भी जो है लेई का इस्तेमाल किया है। और वो लेई किस चीज का था, तो इन्होंने जो लेई बनाया था वो अपने रक्त का ही लेई बना दिया था। यानी कवि कह रहे हैं कि मैंने इस काव्य की रचना अपने रक्त को लेई बना करके जो है उसी से जोड़ जोड़ करके की हुई है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की हम लोग माला को धागा से जोड़ते हैं। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, यानी जो है इसकी रचना तो इन्होंने की हुई है, तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया भी है। यानी कि जो प्रीत इसमें आपको जो मिलेगा इस लाइन में, उस प्रीत को जो है इन्होंने अपने आंसुओं से भिगो भिगो करके जो है इसका निर्माण किया है, यानी इस काव्य का। ठीक है, देखते हैं अगला लाइन। औ मन जानी कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहाँ सोरतन सैनी असराजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कह राघव जेई किन बखानु। कह स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कह रहे हैं कवि इसमें कि मैंने इस काव्य की रचना यह सोचते हुए किया है कि मेरे संसार में नहीं रहने के बाद भी जो है मेरी आखिरी निशानी के रूप में ये
काव्य जो है इनकी रह जाएगी। यानी कह रहे हैं कि अवमन्य जानी कवित अस कीन्हा, यानी कवि कह रहे हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह सोचते हुए किया है कि भले मैं इस दुनिया में, इस संसार में रहूं या न रहूं, लेकिन फिर भी मेरे नहीं रहने के बाद भी यह जो इनकी काव्य है लोगों के बीच, लोगों के दिलों के बीच, मनों के बीच इनकी निशानी बन करके रहे, यही सोचते हुए जो है इन्होंने इस काव्य की रचना की हुई है। ठीक है, आगे कहते हैं कि कहा सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। कवि जी जो है ये पूछते हुए, यानी लोगों से जो है एक प्रश्न हम कह सकते हैं कि प्रश्न पूछते हुए यह कह रहे हैं कि कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, जरा हमको बताइए कि वो रतन सेनी राजा कहाँ हैं, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, वो जो बुद्धिमान राजा थे वो आज कहाँ हैं, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, वो अलाउद्दीन सुल्तानू जिसको कि सुल्तान सुल्तान बड़ा मतलब कि आदमी, उनका नाम जो है पूरा नाम था उनका अलाउद्दीन का, तो आखिर वो कहाँ है, उतने बड़े नाम वाले कहाँ राघव जेई किन बखानू, वो राघव चेतन जो राजा हुआ करते थे, जिनकी बड़ा लोग बखान किया करते थे, आखिर वो कहाँ चले गए सब। या फिर अगर हम कहें कह स्वरूप पदुमावती रानी, या वो रूपमती रानी जो थी, रूपवती जो रानी थी जो बहुत सुंदर हुआ करती थी, जिनकी सुंदरता की बखान हुआ करती थी, आखिर वो सारे कहाँ चले गए। कवि जी जो है पूछ रहे हैं, पूछते हुए बता भी रहे हैं कि आखिर इतने बड़े बड़े लोग ना, सुंदर सुंदर स्त्रियां या फिर सुंदर सुंदर लोग, आखिर इतने सुंदर थे, बड़े थे, महान भी थे, तो कहाँ आखिर चले गए ना, कोई न रहा जग रही कहानी। कवि कहते हैं कि भले वो सुंदर थे या महान थे या जो भी थे, कोई नहीं रहा उनमें से। अब तो अगर कुछ रहा है तो उनकी यश ही है जो कि कहानी के रूप में हमारे बीच रह गई है। इसीलिए कवि हमको आपको ये बताना चाहते हैं कि भले हम कुरूप हैं, भले हम काने हैं, कवि जी काने थे ना, एक आंख से और एक कान से कम सुनाई पड़ता था उनको, तो वही कह रहे हैं कि भले हम काने हैं, तो काने हैं तो क्या हुआ भाई, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं ना। तो उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि काने हो तो क्या हुआ, अब वो इतनी सुंदर थी तो क्या हो गया, सुंदर थी तो है क्या दुनिया में, नहीं है, वो भी चली गई। तो उसी तरह से अगर मैं भी सुंदर होता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता। वो उतने सुंदर थे, अलाउद्दीन उतने मतलब बड़े सुल्तान थे, फिर भी वो उन लोगों में से कोई भी नहीं रहा, उनकी सुंदरता नहीं रही रानी की, अगर कुछ रही तो उनकी यश ही रही है, जो कि हम कहानियों के रूप में आज भी पढ़ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार भले ही हम कुरूप हैं, लेकिन मेरी भी जो है उन्हीं की तरह यश, हमारी जो ये काव्य है ये आपके बीच जो है मेरी याद बन करके रहेगी। ये कवि जो है हमको समझाना चाह रहे हैं, बहुत ही अच्छे और सुंदर शब्दों में जो है इन्होंने व्याख्या किया हुआ है। आगे देखते हैं, कवि कह रहे हैं धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पै मरे न बासु। कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। कवि कह रहे हैं कि वह पुरुष बड़ा धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में उसी प्रकार रह जाती है, फूल मरे पै मरे न बासु, जिस प्रकार फूल तो मुरझा जाता है लेकिन उसकी सुगंध रह जाती है ना। तो वही कवि कह रहे हैं कि वो पुरुष धन्य है मेरी नजरों में जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में लोगों के बीच रह रही है। ठीक उसी प्रकार कीर्ति है जिस प्रकार की फूल तो मर जाता है, फूल मुरझा जाता है लेकिन उसकी सुगंध रह जाती है, ठीक उसी प्रकार पुरुष या फिर कोई आदमी तो यहाँ इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसकी जो कीर्ति रहती है वो यहाँ पे मौजूद रहती है। तो फिर वो पुरुष बड़ा धन्य है, कवि के नजर में वो पुरुष धन्य है। आगे जो है देखते हैं क्या आ रहा है, अंतिम हमारा जो है लाइन होगा, केई न जगत जस बेचा, केई न लिन्ह जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। कवि कह रहे हैं कि केई न जगत जस बेचा, कह रहे हैं कि संसार में किसी ने भी जो है न तो यश को कभी बेचा है और न किसी ने खरीदा है, ना केई न लिन्ह जस मोल। कभी कह रहे हैं कि संसार में, इतने बड़े संसार में किसी ने जो है जो कभी भी किसी यश को न बेचा है और न किसी व्यक्ति ने यश को कभी खरीदा है। अब मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन इतने बड़े महानायक हैं, तो अगर हम सोचे कि भाई उनको कुछ पैसे दे करके उनका जो नाम है जो पूरे दुनिया में, हमारे देश में तो है ही, उनके नाम को हम खरीद लें ताकि हमारा नाम लोग लेने लगेंगे, तो हम लोग नहीं खरीद सकते। कितना भी पैसा दे देंगे फिर भी नाम उन्हीं का होगा, क्योंकि वो एक्टर थे, हैं भी।
तो इस तरह से जो है किसी ने भी जो है कवि समझा रहे हैं कि किसी ने भी न तो कभी यश खरीदा है और न कभी किसी ने बेचा है, ये संभव ही नहीं है। जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। कवि कहते हैं अंत में कि जो भी इनकी कलेजे के खून से रचित इस कहानी को, इस काव्य को जो पढ़ेगा वो 2 शब्दों में इन्हें याद जरूर रखेगा। यहाँ पे 2 शब्दों हम लोग कर लेंगे, यानी कवि कह रहे हैं, कवि को विश्वास है कि हमें भी जो है लोग याद रखेंगे। जो कोई भी हमारे इस काव्य को पढ़ेंगे तो वो हमें जो है अपने 2 शब्दों में याद जरूर रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारा जो है सबसे पहला चैप्टर कड़बक का व्याख्या था। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। जल्द से जल्द तैयारी कर लेनी है और एग्जाम में अच्छे नंबर भी प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी हमारा ये सेशन चलेगा जब तक से हमारा पूरा काव्यखंड समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के साथ।